रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब 33वें दिन तक आ पहुंचा है और इस बीच आज से दोनों देशों के बीच एक नए दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यह खबर आप तक पहुंचा दें कि यह बातचीत तुर्की में होगी, जिसमें दोनों देशों के दिग्गज प्रतिनिधि शामिल होंगे। और खबर है कि बातचीत का यह दौर आज से 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें युद्ध विराम के तमाम पहलुओं पर बातचीत के साथ साथ यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने का भी दबाव होगा। और वैश्विक स्तर पर इस बातचीत पर नजरें सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि महायुद्ध को 33वां दिन हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक युद्ध विराम के लिए कोई बीच का रास्ता, शांति का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो बैठक पर क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की आमने सामने यहां पर नजर आ रहे हैं। बैठक अवसर की जरूरत है ये कहा जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। हालांकि बीच का रास्ता, समझौते की बात, शांति वार्ता की बात वो लगातार इन दिनों कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बातचीत से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिन शर्तों का जिक्र किया जा रहा है वो उसके आधार पर बातचीत नहीं कर सकते। Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат наші. पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर खड़ा है। कभी भी परमाणु हमले का सायरन बज सकता है। पुतिन परमाणु पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में उतार चुके हैं। यूक्रेन को बार बार परमाणु हमले की धमकियां तक मिल रही हैं। सवाल यह है कि इन घातक परमाणु पनडुब्बियों के निशाने पर आखिर यूरोप के कौन कौन से देश हैं। परमाणु हथियारों से लैस पुतिन की पनडुब्बियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पुतिन किसी भी हद तक जाने का मूड बना चुके हैं। पुतिन का माइंड गेम शुरू हो चुका है। रूस की पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक महासागर में उतर चुकी हैं। यह दुनिया में उत्तर अटलांटिक महासागर की लोकेशन जो यूरोप के देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। अब जिस तरह पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां यूरोप के देशों के करीब पहुंच चुकी हैं, उससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। खासकर यूरोप के देशों की सरकारों का पूरा खुफिया तंत्र सिर्फ यही पता लगाने के काम में लग गया है कि आखिर पुतिन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां इस वक्त यूरोप के किस देश के करीब है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किन किन कोनों पर पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की ये पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम है और इनको ट्रैक कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये परमाणु पनडुब्बियां सामान्य पनडुब्बियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस परमाणु पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगे होते हैं। परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही परमाणुओं का विखंडन किया जाता है और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। समंदर के अंदर ये परमाणु पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर होती है। रूस की ऐसी ही परमाणु पनडुब्बियां अब यूरोप के देशों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे यूरोप की बड़ी बड़ी महाशक्तियां तनाव में नजर आ रही हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु बम के हमले की धमकियां देकर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दहशत में डाल रखा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर ही पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया था। पुतिन के इस एक्शन पर जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा था कि रूस माइंड गेम खेल रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that
he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. इसके बाद 1 मार्च को बैरेंट सागर में पुतिन के परमाणु पनडुब्बियों का सैन्य अभ्यास देखा गया। परमाणु हमले की इन धमकियों के साथ साथ रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का सिलसिला जारी रखा। और अब पिछले हफ्ते 24 घंटे में 2 बार रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से ये कहा गया था कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अमेरिका में रूस के हाउस राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि नाटो ने उकसाया तो हमारे पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार है। Well, we have a concept of domestic security, and well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. रूस की सबसे खतरनाक यासेन परमाणु पनडुब्बी का वजन 8,600 टन है। ये 457 फीट लंबी है। रूसी परमाणु पनडुब्बी की बीम 13 मीटर है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। समंदर के अंदर 450 मीटर तक गहराई में ये परमाणु पनडुब्बी छिप सकती है। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। और पुतिन पहले ही नाटो को धमकी दे चुके हैं कि उनके परमाणु हथियारों का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य उपकरण को किस तरह से तबाह कर दिया, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए। क्योंकि रूसी सेना जिस तरह से 2 गुनी 4 गुनी ताकत के साथ यूक्रेन के चप्पे चप्पे शहर को तबाह कर रही है, यूक्रेनी सेना भी लगातार जवाब देते हुए रूसी सैन्य ताकत, रूसी सैन्य उपकरण को तबाह करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के डोनेस्क की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। देखिए किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूसी सैन्य ताकत को यहां पर निशाना साधते हुए नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति आमने सामने इस वक्त मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बाइडेन ने तो पुतिन को कसाई तक कह डाला। 2 महाशक्ति इस तरह एक दूसरे को भड़काना ही तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती है। पुतिन ने ऐसे परमाणु हथियार विकसित किए हैं जो युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं। अब अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या जिन परमाणु पनडुब्बियों को रूस ने उत्तर अटलांटिक महासागर में उतारा है उनमें परमाणु हथियार लोड किए गए हैं या फिर नहीं। पुतिन यूक्रेन के साथ इस युद्ध में पीछे हटते हुए नहीं बल्कि आक्रामक नजर आना चाहते हैं। साल 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, उस वक्त भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। युद्ध के पहले दिन से ही रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नाटो या अमेरिका ने उकसाया तो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब युद्ध के 4 हफ्ते बीत जाने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया है और पुतिन को धमकाने का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher.
पोलैंड में जो बाइडेन से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि वो पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, तो बाइडेन ने सीधा जवाब दिया कि पुतिन एक कसाई है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. यूक्रेन की युद्ध भूमि से बेहद नजदीक पोलैंड से यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन को बहुत कड़ा संदेश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में जो बाइडेन ने आधे घंटे का भाषण दिया है। अब तक तो सिर्फ पुतिन ही धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 24 घंटे में 2 बार जो बाइडेन ने पोलैंड की जमीन से पुतिन को धमकाया है। सबसे पहले जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पर रासायनिक हमला किया गया तो जवाब जरूर देगा, और 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार बाइडेन ने पुतिन को धमकाते हुए कहा कि नेटो की जमीन पर 1 इंच भी बढ़ने के बारे में मत सोचना। शीत युद्ध के कई दशकों बाद पहली बार दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं और युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो गई हैं। पुतिन का एक कदम नाटो और अमेरिका को युद्ध में घसीट देगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा महायुद्ध देखेगी। रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब 33वें दिन तक आ पहुंचा है और इस बीच आज से दोनों देशों के बीच एक नए दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। ये बातचीत तुर्की में होगी, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और खबर है कि बातचीत का ये दौर आज से 30 मार्च तक यहां पर चलने वाला है, जिसमें युद्ध विराम के तमाम पहलुओं पर बातचीत के साथ साथ यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने का दबाव भी नजर आ सकता है, क्योंकि रूस कह रहा है कि जो शर्तें रखी गई हैं उसकी तरफ से वो यूक्रेन को माननी होगी, तब युद्ध विराम के बारे में सोचा जा सकता है। साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी छोड़ चुकी। मतलब ये कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इमरान की कुर्सी गई। आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान जादू टोना तक करा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस जादू टोने में उनका साथ दे रही हैं उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान के घर में जादू टोना किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दावे के जरिए शहबाज ने रहस्यमयी कहे जाने वाली बुशरा बीबी की ओर इशारा किया है। हमेशा पर्दे में रहने वाली बुशरा बीबी खुद को पीर बताती हैं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि इमरान की तीसरी बीवी काला जादू करती हैं, और आरोप लगा कि इमरान की सरकार बचाने के लिए भी वो जादू टोना कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इस्लामाबाद में इमरान के घर बनीगाला में जादू टोने के लिए कई टन चिकन चला दिया गया। माना जा रहा है कि शहबाज इस बहाने इशारों में बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इमरान खान जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, बुशरा बीबी उनका साथ देने के लिए आगे आ जाती हैं। खासतौर पर जब बात पार्टी के अंदर विरोध या महिलाओं के मामले की हो तो वो इमरान की मदद करती हैं। कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली इमरान की बीवी ये मामले सुलझाने के लिए जादू टोना करती हैं। उन पर यह आरोप भी लग चुका है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान को टोना टोटका सिखाया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मनमुटाव बढ़ने की खबर सामने आई। ये बात ऐसे समय सुर्खियों में नहीं जब रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है, और अब बाइडेन और कमला हैरिस के मनमुटाव की खबर ने वहां की राजनीति में हलचल मचा दी। ये पूरी चर्चा शुरू हुई एक किताब से जो मई तक बाजार में आ सकती है, लेकिन इसी किताब में छपी बातें अभी से अमेरिकी मीडिया में सामने आने लगी हैं, जिसमें दावा किया गया कि कमला हैरिस खुद को मिली जिम्मेदारियों से नाराज हैं। इस किताब का नाम है दिस विल नॉट पास, ट्रंप, बाइडेन एंड द बैटल फॉर अमेरिकाज फ्यूचर, और इसके लेखक हैं पत्रकार जोनाथन मार्टिन और अलेक्जेंडर बर्न्स। और इनकी किताब ने अमेरिका में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें यह दावा है कि कमला हैरिस के अधिकारों में कटौती की गई। इसी वजह से उन्होंने एक बार बाइडेन को चेतावनी भी दे दी थी। साथ ही एक विधेयक के पास न हो पाने के लिए भी बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया था।
यही नहीं, इस किताब में बाइडेन और कमला हैरिस की लोकप्रियता में गिरावट आने का भी दावा किया गया। उधर तानाशाह किम जोंग उन के निर्देश पर राजधानी प्योंगयांग में उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। उत्तर कोरिया का दावा है कि यह उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने प्योंगयांग से परीक्षण किया था, जिसके बाद उसका वीडियो भी जारी किया गया। उसमें तानाशाह किम जोंग उन वहीं मौजूद दिखे। इस वीडियो में दिखाया गया कि मिसाइल को टेस्ट करने से पहले किम की हर एक चीज पर पैनी नजर रही। उन्हीं के इशारे पर मिसाइल टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। और फिर दाग दी गई उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर एक महाद्वीप से दूसरे पर पहुंच सकती है और वहां बैठे दुश्मन को तबाह करने की पूरी ताकत रखती है। मिसाइल को दागते वक्त किम जोंग उन वहीं पास में एक कमरे में मौजूद रहे, जहां से उन्होंने आसमान में जाती मिसाइल को देखा। वो